सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिरीन भावसार धावा विमर्श का मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी साथी जैसे कि जानते हैं 8 फरवरी के दिन शरद प्रकाश जी का एक व्याख्यान हुआ था, देह में प्रेम के रसायन। देह में प्रेम के रसायन। हालाँकि एहसासात को हार्मोन्स के स्तर का उतार-चढ़ाव मान लेना बहुत दुष्कर कार्य है। और विनीता जी भी हैं। नमस्कार विनीता जी। और विनीता जी आपने सही कहा था कि दिल इन दिनों बहुत नाराज़ है आपसे, आपने उसे खारिज जो कर दिया। सचमुच मैं सहमत हूँ आपसे कि इस बात को मानना हमारे लिए बहुत ही कठिन है कि जो प्रेम है वो हृदय का नहीं मस्तिष्क का खेल मतलब है। सरोकार बड़ा मुश्किल है ये। तो ये व्याख्यान एक बहुत ही विस्तृत व्याख्यान था और इससे बहुत सारे प्रश्न भी आए थे, बहुत सारी और भी बातें सामने निकल कर आई थी कि तमाम चीज़ें हमारा मस्तिष्क है, हृदय है, वे इन सब स्थितियों में किस तरह से कार्य करता है। तो इस व्याख्यान के दौरान हमारे साथियों के कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं शरद जी का परिचय पढ़ूँ? चलिए मैं उसके पहले कुछ एक प्रश्न रखती हूँ आपके सामने। आदरणीय केवीएल पांडे सर जी ने के 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था उनका, प्रेम की अनुभूति क्या दिक् और काल की परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है? साहित्य में यथार्थ ने प्रेम की अभिव्यक्ति को आज किस तरह प्रस्तुत किया है? दूसरा प्रश्न था उनका, समाज में अनेक स्तर हैं, जैसे श्रमशील वर्ग, सुविधा संपन्न वर्ग और उसके ऊपर का वर्ग। प्रेम के अनुभव और उसके स्वरूप की इन सब में क्या समानता है? इसी कड़ी में आगे विनीता वाजपेयी जी का प्रश्न था, साहित्य की प्रसिद्ध प्रेम कहानियां शारीरिक प्रेम से परे थी, उनमें कौन सा रसायन था? और संजय सांडिल्य जी जानना चाहते हैं, क्या उदासी प्रेम का अनिवार्य भाव है? वहीं विनीता जी फिर से एक प्रश्न कर रही हैं कि प्रेम प्रायोजित कैसे हो सकता है? यह तो भावना है, विचार नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद निधि मलेशिया जी का कहना है कि क्या रोना, हंसना इत्यादि भाव भी मस्तिष्क की उपज है? और शुक्ला चौधरी जी पूछना चाह रही हैं, सच्चा प्रेम विमर्श को जन्म नहीं देता? सौरभ सांडिल्य जी और सुदर्शन शर्मा जी कह रहे हैं कि नवविवाहित या सद्य विवाहितों के प्रेम पर भी बात होनी चाहिए। और सुदर्शन जी कह रही हैं नव पेरेंट्स के बीच प्रेम पर भी बात होनी चाहिए। तो इस व्याख्यान में और भी कई नई चीजें और नए प्रश्न हमारे सामने लेकर आए थे, जिन्हें लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इतिहास बोध पर लिखी चर्चित लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के लिए प्रसिद्ध कवि, इतिहास, दर्शन एवं मनोविज्ञान के अध्येता आदरणीय शरद कोकाश जी आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। साथियों मैं कुछ अन्य प्रश्न पढ़ने से पहले शरद जी से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। शरद जी का जन्म बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भंडारा महाराष्ट्र में हुई है और स्नातक की डिग्री इन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल से ली है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में परा स्नातक की उपाधि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राप्त की है। कवि शरद कोकाश जी अपनी 2 लंबी कविताओं पुरातत्ववेत्ता तथा देह के लिए हिंदी साहित्य जगत में बहुत चर्चित हैं। इनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का प्रकाशन प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल ने 2005 में एक पुस्तिका के रूप में किया था और इसी पहल पत्रिका ने 2016 में इनकी एक और लंबी कविता देह का प्रकाशन किया। लंबी कविता देह काफी चर्चा में रही थी और इसका मराठी और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था और इसके साथ ही साथ
इलाहाबाद में इस कविता का मंचन भी किया गया। इन दो लंबी कविताओं के साथ ही आपके दो कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। 1994 में कविता संग्रह गुनगुनी धूप में बैठकर, और 2014 में हमसे तो बेहतर है रंग, जो कि दखल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में कविता कहानियां और समीक्षाएं और कॉलम आपके प्रकाशित होते रहे हैं। और आपने नव साक्षरों हेतु 3 कहानी पुस्तिकाएं और चिट्ठियों की एक किताब, फोकस परिवार की चिट्ठियां भी प्रकाशित है। ये तो था शरद जी का साहित्यिक परिचय। इसके बाद साथियों में एक बार फिर से वक्तव्य की तरफ लौट रही हूँ। वक्तव्य में एक कुछ उदाहरण दिया था शरद जी ने कि बीज लगाने वाले से उसमें पिता की तुलना की गई, और इस तुलना पर भी कुछ मित्रों के प्रश्न हैं। वे प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ। सुदर्शन शर्मा जी ने कहा था कि बीज लगाने वाले किसान से पिता की तुलना से सहमत नहीं हुआ जा सकता। वहीं मुस्तफा खान जी का कहना था कि बीज लगाने के बाद देखभाल, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो जरूरी होती है। दिनेश गौतम जी का कहना था कि पुरुष के बीज के लिए दही का जामन वाली बात थोड़ी थोड़ी सी सतही हो गई। इनके साथ ही कुछ प्रश्न प्रेम और मस्तिष्क से जुड़े हुए भी थे, जिनमें वासुकी प्रसाद जी का प्रश्न था, प्रेम बौद्धिकता के सहारे कितना तौल कर किया जा सकता है। वहीं रुपेंद्र जी जानना चाह रही थी, मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, क्या प्रेम और घृणा से इनका कोई संबंध है। तो साथियों, वक्तव्य से उपजे प्रश्न नए विमर्श को और नए विषयों को हमारे सामने रखते हैं और बातचीत को नया आयाम देते हैं। इसलिए इन प्रश्नों के जवाब देने के साथ साथ शरद जी मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पर भी रोचक जानकारी देंगे। साथ ही किस तरह मस्तिष्क में प्रेम जन्म लेता है, घृणा और प्रेम की प्रतिक्रिया किस तरह होती है, अनुभूतियों को दर्ज करने में मस्तिष्क के विभिन्न भाग किस तरह काम करते हैं, साहित्यकारों के मस्तिष्क में प्रेम की भावना किस तरह जन्म लेती है, जैसे अनेक बिंदुओं पर आज हम शरद जी से बातचीत करेंगे। यह मंच शरद जी को सौंपने से पहले मैं उनके विषय में एक जानकारी और देना चाहूंगी। शरद कोकाश जी अंधश्रद्धा उन्मूलन के क्षेत्र में तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काउंसलिंग का काम भी करते हैं। मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी की कठिन से कठिन बातें वे बहुत सरल और रोचक भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए मशहूर हैं। और वाकई में ये हम इनके पिछले वक्तव्यों में जान ही चुके हैं। तो अब मैं आदरणीय शरद जी को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए शरद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन भावसार आपका। आपने बहुत विस्तार से मेरा परिचय दे दिया है, और जैसा कि लोग जानते हैं मुझे कवि के रूप में, कथाकार के रूप में, आलोचक के रूप में, और अब एक ये नया रूप भी देख रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपने बहुत बढ़िया परिचय दिया, तो आपके पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और सारे मेरे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। धागा विमर्श का मंच के सभी साथियों को, भाई सौरभ और हमारे तमाम मित्र जो यहाँ पर जुटे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज जो प्रश्न जिनके जवाब मैं देने वाला हूँ, उन प्रश्नों के प्रश्नकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिछले व्याख्यान देह में प्रेम के रसायन के दौरान ये सब प्रश्न आपके मन में उभरे हैं। मैंने व्याख्यान देते हुए आपसे कहा भी था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। लेकिन जैसे कि हम एक बुद्धि संपन्न जिज्ञासु प्राणी हैं, हमारे मस्तिष्क में प्रश्नों का जन्म कभी समाप्त नहीं होता। प्रश्न उपजना स्वाभाविक है। जिस दिन हमारे मन से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कि जीवन के लिए सवाल जरूरी है।
चलिए बात करते हैं और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं स्वागत एक सर। एक कर सवालों के जवाब नहीं दूंगा, अपितु अपनी बातें कहते हुए ही सही संदर्भ आने पर आपके सवाल लेता जाऊंगा। मुझे लगता है यह तरीका उचित होगा। और इतना भी आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे शिरीन जी ने कहा कि दिल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए, मस्तिष्क वाला कॉन्सेप्ट नया था दिल की जगह, तो आज भी आपको न केवल इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बल्कि बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। तो पहले कुछ सवाल, जैसे रूपेंद्र राज जी का सवाल है कि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, प्रेम और घृणा से इनका क्या संबंध है। निधि मद्देशिया जी ने पूछा है कि रोना, हंसना इत्यादि भाव भी मस्तिष्क की उपज है, तो ये कैसे है? क्या उदासी प्रेम का अनिवार्य भाव है? प्रेम में हम उदास क्यों होते हैं? संजय शांडिल्य का प्रश्न है। दरअसल केवल प्रेम में ही नहीं, अपितु अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों के पीछे मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इस बात को जानने के लिए हमें अपने मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को थोड़ा बहुत जानना आवश्यक होगा। देखिए, पाचन तंत्र हमारा सुना हुआ शब्द है, श्वसन तंत्र हमारा सुना हुआ शब्द है, हम जानते हैं कि ये सारे तंत्र हमारे भीतर होते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण तंत्र है हमारे शरीर का, वह है तंत्रिका तंत्र। इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है, यानी कि हमारा ब्रेन है, हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें केवल मस्तिष्क नहीं आता, बल्कि इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सहित बहुत सारी चीजें शामिल हैं। संवेदना के तमाम स्थल, भीतरी एवं बाहरी अंग, हमारी इंद्रियां, सब किस तरह मस्तिष्क को संदेश पहुंचाते हैं, इस प्रणाली का अध्ययन ही तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। इसको विस्तार से समझने के बाद ही हम मस्तिष्क और उसके क्रियाकलापों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और प्रेम ही नहीं, जीवन के हर क्रियाकलाप को समझ पाएंगे। वैसे आप निश्चिंत रहिए, मैं फिजियोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बस कुछ मोटी मोटी बातें जिन्हें जानना हम सब के लिए जरूरी है, और वे ही बातें जो कि स्कूल में विज्ञान की किताबों में हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बस यह कि जिस भाषा में आपको याद दिला रहा हूं, वो भाषा मेरी खोजी हुई है, और ये इतनी सरल भाषा है कि इसे बच्चे भी समझ सकते हैं। इसलिए ये मेरा दावा है कि जो बातें मैं आपको आज बताऊंगा, उन्हें आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। चलिए, हमारे संपूर्ण नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के भीतर से काम करता है, और पेरिफेरल मतलब बाहरी, वो बाहर से काम करता है। यानी जब पेट में गैस बन रही है, तो ये बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क को बताता है। और प्रेमिका अपने आंचल से अगर आपको हवा दे रही है और चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो इसकी सूचना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने मस्तिष्क को देता है। अब इस मस्तिष्क के तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है सेंट्रल कोरबेन नीचे, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, और उसके बाद तीसरा होता है सेरेब्रम। अब आपको तो मस्तिष्क कैसा होता है यह तो जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, ये एक चित्र है मेरे पास, ये मस्तिष्क का, ये आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे मस्तिष्क का चित्र है। इसमें ये जो नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पे ये सेरेबलम है, और उसके बाद ये ऊपर जो है सेरेब्रम है। तो ये पूरा जो है, और ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये जो यहाँ से जा रही है, इससे जुड़ा हुआ है। और इसके दो भाग होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये देखिए। तो ये जो है, ये इसमें ये आपका अखरोट की तरह होता है, ऊपर से अगर देखते हैं तो इसमें ये जो हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला है, और ये राइट वाला है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। अब ये तीन चीजें हैं, सेंट्रल कोर ब्रेन, उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा सेरेब्रम। ये सब हमारी खोपड़ी के भीतर होते हैं। बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको समझाना, लेकिन चलिए मैं आपको एक नए तरीके से समझाता हूं, और ये जो चीज समझा रहा हूं, ये मेरा इजाद किया हुआ है। दरअसल हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर एक शहर है। एक शहर में जैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं,
और छोटे छोटे रास्ते जाके फिर एक मुख्य मार्ग से मिलते हैं, फिर मुख्य मार्ग जो होता है वो एक दूसरे मार्ग से जाके मिलता है, और अंत में सारे रास्ते एक बड़े मुख्य मार्ग में मिलते हैं। तो ये जो शरीर की नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, ये सब छोटे छोटे मार्ग हैं। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो हमारा मुख्य मार्ग है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। अब आप कहेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, चलिए आपकी सुविधा के लिए एक चित्र मैंने बनाया है। ये देखिए, ये अब आपको दिखेगा, ये हमारा शरीर है, इससे छोटे 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 रास्ते देखिए निकल कर आए हैं, और ये सारे रास्ते जो हैं ये पहुंच रहे हैं हमारी रीढ़ की हड्डी तक। रीढ़ की हड्डी जो आपका मुख्य मार्ग है, ये शहर के रास्तों को याद कीजिए, आपको समझ में आएगा। और ये सारे के सारे जो मार्ग पहुंचते हैं, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन में 3 चीजें हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल है, अच्छा ये रास्ता जहां खत्म होता है वहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, और इस बिल्डिंग में 3 मंजिल हैं। सबसे नीचे की मंजिल जिसमें कोर ब्रेन रहता है, उसके जो बीच वाली मंजिल है उसमें लिम्बिक सिस्टम रहता है, और सबसे ऊपर की जो मंजिल है उसमें सेरेब्रम रहता है। तो ये इस तरह से ये बहुमंजिली इमारत आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों मैंने स्त्री पुरुष दोनों के चित्र बनाए हैं, आप इससे समझ सकते हैं। अब ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी ये 3 संतानें हैं, और तीनों को फ्लैट मिले हुए हैं 3। सबसे नीचे वाली फ्लैट में रहता है सबसे बड़ा भाई, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर उसकी है, वो है कोर ब्रेन। बीच वाले में रहता है लिम्बिक सिस्टम, यानी वो मंझला भाई है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा और सबसे ज्यादा निर्णय लेने वाला जो भाई है वो है सेरेब्रम, यानी कि छोटा भाई। अब ये जो सेंट्रल कोर ब्रेन है, चलिए हम यहां से बात शुरू करते हैं। ये आपको बताता भी जाऊंगा बीच बीच में। यदि हम मानव जाति का विकास देखें तो हमको दिखाई देगा कि मानव जाति का जो क्रमिक विकास हुआ था उसमें 3 चरण हुए थे। तो पहला जो चरण था उसमें ये कोर ब्रेन बना, मतलब सबसे नीचे रहने वाला। उसके बाद जो दूसरा चरण था उसमें ये हमारा लिम्बिक सिस्टम बना, बीच में रहने वाला। और सबसे ऊपर के फ्लैट में जो रहता है वो है सेरेब्रम या मुख्य मस्तिष्क, वो सबसे बाद में बना। यहीं पर हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि बिल्डिंग में एक लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट से सामान ऊपर जाता है, आदमी लोग ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमारे संदेश भी पहली फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे जाते हैं। तो अब जो नीचे वाला है, सबसे नीचे रहने वाला सेंट्रल कोर ब्रेन, यहां पर कोई भी आता है तो सबसे पहले मैसेज यहीं पे देता है। पोस्टमैन आता है तो नीचे चिट्ठी दे देता है कि भैया ऊपर वाले छोटे भैया को पहुंचा देना। तो ये हो गया आपका सेंट्रल कोर ब्रेन, सबसे नीचे रहता है। उसके ऊपर रहता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बीच वाली मंजिल पर रहता है। तो जो संदेश होते हैं हमारे विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से नसों द्वारा होते हुए निचली मंजिल वाले कोर ब्रेन तक सबसे पहले आते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है? आपके कानों तक जाएगी, कानों से फिर वो निकल के जो आपकी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, वहां जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके सबसे नीचे रहने वाले सबसे बड़े भैया जो हैं उनको खबर करेगा, कोर ब्रेन को। कोर ब्रेन वाले फिर लिम्बिक सिस्टम को भेजेंगे और वो सबसे ऊपर सेरेब्रम को तक खबर चली जाएगी। ये हमारा सिस्टम है। तो ये दूसरी संतान हो गई। और तीसरी संतान जो है वो है सेरेब्रम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तीसरी संतान, हमारे तंत्रिका तंत्र का तीसरा पुत्र, जो सबसे छोटा है और सबसे बाद में पैदा हुआ, यानी कि मनुष्य के क्रमिक विकास में सबसे आखिरी में आया, इसीलिए मैंने इसको छोटा भाई कहा। तो इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, यही सारी शक्तियों का जो है जनक है। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, सब कुछ यही होती है। अब हम देखते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो तीनों संतानें हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की सहायता से इनकी लिफ्ट कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पोस्टमैन आया तो उसने चिट्ठी दी, उसने सबसे नीचे वाले भाई को दी, नीचे वाले भाई ने उसको देखा, फिर उसको ऊपर वाले भाई को देखा, उसने देखा यार उसके छोटे वाले के काम की है कि नहीं है, अगर होगी तो उसको भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। तो यही सिस्टम हमारे शरीर से आने वाले संदेशों का है।
तो सबसे पहले जो संदेश होता है वो नीचे आता है, नीचे वाली मंजिल पर रहने वाले, देखिए आपको दिख रहा होगा है, और उसके बाद फिर वो आता है ऊपर, और ऊपर से जाता है उससे ऊपर, यानी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। अब ये जो सिस्टम है, जो सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी हैं, साइको व हिप्नोथेरेपिस्ट और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक प्रोफेसर श्याम मानव लिम्बिक सिस्टम द्वारा किए गए इस विभाजन कार्य को रिवार्ड फंक्शन या पनिशमेंट फंक्शन कहते हैं। तो जैसे प्रेम, ये रिवार्ड फंक्शन है यानी पुरस्कार है, और घृणा ये सजा है, सुख ये पुरस्कार है, दुख ये सजा है, दुलार ये प्यार है, दुलार ये पुरस्कार है, और मार ये सजा है। मीठा, मीठा जो हम खाते हैं वो आपके लिए पुरस्कार है, और कड़वा वो सजा है। तो ये रिवार्ड या पनिशमेंट कैसे होता है, इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। हमारे जीवन में जो कुछ, जैसे अभी जो रूपेंद्र जी ने प्रश्न पूछा है, प्रेम या घृणा दोनों मस्तिष्क में कैसे आते हैं, तो आप हर तत्व को आपको आज समझ जाएंगे। प्रेम, घृणा, सुख, दुख, सजा, पुरस्कार, ये सब कुछ इसी से होता है। बचपन की याद कीजिए, बचपन में क्या हुआ था कि जब हमने कोई अच्छा काम किया था तो माता पिता और गुरुजन जो थे उन्होंने हमें शाबाशी दी थी। तो जैसी शाबाशी दी और प्रशंसा की कि भाई ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, तो ये शब्द जो है, ये शब्द कहां पे गए हैं, ये हमारे कानों में गए, और कानों से होते हुए ये हमारे कोर ब्रेन में गए, और कोर ब्रेन ने इसको लिम्बिक सिस्टम को भेजा। उसने बताया कि भाई ये जो शब्द है ये पुरस्कार है। ठीक, अब मान लीजिए आपने पेपर बिगाड़ दिया, अच्छा काम नहीं किया, तो सजा या पनिशमेंट मिलेगी, आपको डांट पड़ेगी कि तुमने ठीक से एग्जाम क्यों नहीं दी भाई। घर के लोग, शिक्षक लोग हमें डांटते हैं, तो डांट खाने का जो संदेश है, चाहे वो दृश्य माध्यम हो या श्रव्य माध्यम हो, चाहे वो लिख के बोले या आपके अपने मुंह से बोले, वो आपके इस लिम्बिक सिस्टम यानी सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, और उसके बाद फिर वो वहां से रिवार्ड फंक्शन में चला जाएगा या पनिशमेंट फंक्शन में चला जाएगा। मां जब दुलार करते हुए आपके गालों को छूती है तो वो आपके लिए पुरस्कार होता है। प्रेमी जब प्रेमिका के कपोलों को या कपोलों का स्पर्श करता है, हाथों का स्पर्श करता है या गालों का स्पर्श करता है, तो उसे अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना भी पुरस्कार है, लेकिन इसकी गाल पर दुलार से हाथ लगाने के बजाय यदि एक तमाचा पड़ता है तो वो हमारे लिए सजा होता है, ये पनिशमेंट है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, मतलब बीच वाली मंजिल पर रहने वाला दिमाग, ये तीनों दिमाग की है, हमारे ब्रेन की अंग है ये। तो उसको क्या लगता है कि जो संदेश आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है, तो वो उसका विभाजन करता है कि यार ये पुरस्कार वाला है या दंड वाला है, और उसके अनुसार वो अपना एक नोट लगाता है, और वो संदेश जो है सेरेब्रम यानी मुख्य मस्तिष्क को सबसे टॉप फ्लोर पे भेज देता है। तो जब जैसे ही वो सेरेब्रम तक या मुख्य ब्रेन तक पहुंचता है, उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, मुख्य ब्रेन यानी कि सेरेब्रम, यानी कि जो सबसे टॉप पर रहता है, ये देखिए जो दिख रहा है ये सेरेब्रम है, ये सबसे ऊपर जो रहता है, ये निर्णय लेता है कि अब इस पर हमें क्या एक्शन लेना है। और फिर इंद्रियों के माध्यम से कान, आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा द्वारा ये संदेश हम ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से ये सेरेब्रम तक पहुंचता है। सेरेब्रम के दाएं और बाएं दोनों भाग मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। ये देखिए, ये दायां और ये बायां, ये दोनों भाग मिलकर डिसीजन लेते हैं, और उसके अनुसार फिर वे आपके विभिन्न अंगों और मांसपेशियों को आदेश देते हैं कि अब ऐसा ऐसा करो। प्रशंसा मिली है तो खुश हो जाओ, निंदा मिली है तो दुखी हो जाओ, और खुश या दुखी होने के लिए भी क्या क्या करना है ये भी वो बताता है। हम भली भांति जानते हैं कि खुशी और दुख की स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रेम की स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रेम भंग की स्थिति में क्या करते हैं। वो मैंने आपको पिछली बार प्रेम के दिनों वाली कविता सुनाई थी कि प्रेम होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि यार क्या करें। तो वो घर से निकलते हैं, पड़ोस की भाभियां हैं उनसे गप लड़ाने लगते हैं, वो पापड़ बेल रही हैं तो उनके साथ मन करता है पापड़ बेल लें, है, लड़कियों के साथ गिट्टक खेल लें, लड़कों के साथ पतंग उड़ा लें, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर इसके बदले आपको डांट मिली है,
या कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है तो आप खुश होंगे, लेकिन निंदा करेगा तो आप नफरत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो ब्रेन है आपको शांत रहने की सलाह देता है। और इन सब आदेशों में आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर की क्या भूमिका होती है वो अब हम देखते हैं। चलिए, तो ये आपको जो मैंने बताया, एक चित्र और है मेरे पास, वो भी आपको बता देता हूं। उसको आप देखेंगे, वो जो बिल्डिंग वाला चित्र है एक्चुअली उसका ये ओरिजिनल चित्र है। ये देखिए, ये नीचे से संदेश आते हैं और संदेश ये सबसे पहले नीचे आते हैं। ये देखिए सेंट्रल कोरब्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सेंट्रल कोरब्रेन से होते हैं फिर ये बीच में जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, और लिम्बिक सिस्टम से ऊपर, ये सबसे ऊपर देखिए जो बना है टॉप में, ये जो बना है ये सबसे ऊपर, ये है सेरेब्रम। तो यहाँ पर पहुंचते हैं। ये हाइपोथैलेमस या थैलेमस जैसे दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, इसके बारे में बाद में बताऊं। तो अब हम 3 सवालों पर बात कर रहे थे। भूपेंद्र राज जी का सवाल, प्रेम और घृणा से मस्तिष्क के दोनों भागों का क्या संबंध है? रोना हंसना, क्या ये भी मस्तिष्क की उपज है? और उदासी प्रेम का क्या अनिवार्य भाव है? संजय शांडिल ने पूछा था। अब देखिए, ये जो टॉप फ्लोर पर रहने वाले बिग बॉस हैं तो छोटे भाई, लेकिन बिग बॉस यही है क्योंकि सारे डिसीजन ये लेते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इन पर बात करते हैं। मुख्य मस्तिष्क के ये 2 भाग होते हैं। ऊपर से अगर देखें तो ये किसी अखरोट की तरह दिखाई देता है। आपने अखरोट देखा होगा? ये देखिए, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। ये है अखरोट। ये बिल्कुल मस्तिष्क जैसा होता है, जैसे 2 भाग हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, और बीच में एक गैप है। तो ये गैप जो है वो इसका नेटवर्क है, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच का संबंध बनाने वाला हिस्सा। इसकी सतह भूरे रंग की होती है और 2 से 4 मिलीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक हेमिस्फीयर फिर 4 भागों में विभाजित होता है, जिनको लोब्स कहते हैं। उनके कार्य हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हेमिस्फीयर या बायां गोलार्ध, इस पर हम बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेफ्ट, देख लीजिए फिर से आप अच्छी तरह से। अब इस भाग में क्या होता है, इसमें हमारी गणितीय क्षमता होती है, वाचन क्षमता होती है, लेखन क्षमता होती है, जो कविता वगैरह हम लिखते हैं ना वो यहीं से लिखते हैं, बोलने की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, विश्लेषण करने की क्षमता होती है। ऐसे सारे कॉन्शियस फंक्शन यानी चेतना से संबंधित समस्त कार्य यहाँ उपस्थित रहते हैं। यह संबंधित सभी संदेशों और क्रियाओं का विश्लेषण भी यहीं पर होता है। उसके बाद हम जो वैज्ञानिकों को देखते हैं, वैज्ञानिकों का ये भाग बहुत प्रबल होता है। मैंने बात जरूर कवियों की है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये लेफ्ट साइड होता है, ये बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ये बोलने की क्षमता, नियंत्रण और तथ्यों की जांच का भी काम करता है। बायां गोलार्ध मुख्यतः शरीर के दाएं हिस्से से आने वाले संकेतों को ग्रहण करता है। ये मेरा दायां हिस्सा है। यहां से जो भी संकेत आएंगे, जैसे ये चुटकी में बजा रहा हूं, तो ये सबसे पहले ये बाएं वाले को पता चलेगा, और बाएं में जो कुछ होता है वो दाएं वाले को पता चलेगा। तो अब शाबाशी या डांट के उदाहरण को हम देखते हैं। क्या होता है कि प्रशंसा की स्थिति में सोचता है कि प्रशंसा क्यों की गई, और डांट की स्थिति में ये लेफ्ट हेमिस्फीयर सोचता है कि डांट क्यों पड़ी। अब प्रेमिका 2 चीजें कहती है, वो कहती है आई लव यू, या फिर कहती है आई हेट यू। तो आई लव यू कहने पर वो पुरस्कार है, और आई हेट यू कहने पर वो पनिशमेंट है। अब इन दोनों स्थिति में वो आई लव यू कह रही है या आई हेट यू कह रही है, इसके अनुसार तो जैसे ये कानों से सुना आपने, तो सबसे पहले आपके नीचे यहां पर कोर ब्रेन में क्या, कोर ब्रेन ने उसको लिम्बिक सिस्टम में भेजा। लिम्बिक सिस्टम में बता दिया कि भाई आई लव यू कहा मतलब ये पुरस्कार है, और उसको ऊपर भेज दिया। और आई हेट यू कहा तो कहा कि भाई ये पनिशमेंट है, इसको भी ऊपर भेज दिया। और इसके अनुसार ये जो ऊपर हमारा सेरेब्रम है, ये डिसीजन लेता है कि अब मैं क्या करना चाहूँ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके शरीर को आदेश देता है, शाबाशी मिलती है या पुरस्कार मिलता है तो वो कहता है कि भाई खुश हो जाओ। और जैसे ही हम खुश होते हैं, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। देखिए मेरे चेहरे पर अभी प्रसन्नता दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने मुझे आई लव यू कहा हो। लेकिन यदि कोई कह दे आई हैट यू, तो या कोई निंदा कर दे, तो मसल्स में तनाव आ जाता है, हमें गुस्सा आने लगता है,
हमारी नसें तन जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं, और अगर डर लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि प्रेम में वो छोड़ के चली जाए, तो हमारे डर लगने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब कुछ सौम्य लगने लगता है, वहीं घृणा में हमारे चेहरे पर तनाव आ जाता है। अर्थात जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी भाव हो, वह शरीर पर बॉडी लैंग्वेज के रूप में दिखाई देती है। हमारा रोना, हंसना, मुस्कुराना, कह कहे लगाना, सुबकना, फूट फूट कर रोना, सब इसी वजह से होता है। प्रेमिका से बात नहीं हुई तो हम उदास हो जाते हैं, और उस वक्त आईने में अपना चेहरा देखिए, आप फ्रेम में डाल देंगे तो वह आपको एक उदासी की पेंटिंग दिखाई देगी। एक कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, 3 पंक्तियों की कविता है कि उदासी आदमी के चेहरे पर मन का एक्सरे होती है। बस इतनी सी कविता है। अब इसके बाद विनीत वाजपेयी जी के सवाल पे आता हूं कि प्रेम प्रायोजित कैसे होता है। यह तो भावना है, विचार नहीं है। और वासुकी प्रसाद उन्मत्त जी ने कहा था कि बौद्धिकता के सहारे प्रेम कितना तोल कर किया जा सकता है। तो पहले विनीत भाई की बात करता हूं। देखिए विनीत भाई, नहीं विनीत भाई नहीं, मेरे ख्याल से ये सवाल वनीता जी का है। मैं भाई कह रहा था, बहन जी है वनीता जी। तो वनीता जी, ये जो विचार है, जिसे हम विचार कह रहे हैं, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब कुछ, भावनाएं हो या इच्छाएं हो, ये सब कुछ विचार के फलस्वरूप ही जन्म लेते हैं। यह अवश्य है कि भाषा की खोज होने के बाद हमने इनके लिए शब्द दिए। जैसे कि भूख लगती थी इंसान को पहले, तो वो क्या कहता था, मुझे भूख लगी है। जब, हाँ, कुछ देर के लिए कनेक्शन चला गया था, कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं। तो ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे मस्तिष्क में किस तरह घटित होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम ही नहीं, हमारा हर काम जो होता है वो प्रायोजित ही होता है। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तब भी, कि अब गैस जलाना है, अब कढ़ाई रखना है, अब तेल डालना है, अब राई डालना है, हींग डालना है, साथ ही साथ सब्जी को काट कर रखना है, आलू उबालने रखना है, दूसरी गैस पर चावल चढ़ाना है। ये सब चीजें इतनी तेजी से घटित होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते जरूर हैं कि हम सब यंत्रवत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे विचार होता है। उसका क्रियान्वयन इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, वो हमें सहज लगता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जो स्त्रियां जो हैं सहजता से खाना बनाती हैं तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग जो पुरुष हैं रेसिपी बुक पढ़ पढ़ कर खाना पकाते हैं, उनको और उनमें अंतर देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। बस इसी तरह प्रेम के बारे में सोचिए। ये सारे प्रेम में भी हम विचार करते हैं, और विचारों से ही वो भावनाओं का संबंध है। अब वो बाहर आएगी, कॉलेज के बाहर खड़े हैं वो युवा, अब वो बाहर आएगी, अब देखना है, अब उससे मिलना है, अब बात करनी है, अब संदेश देना है, अब प्रेम पत्र लिखना है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, उसके बाद फिर उसके माँ बाप से बातें करनी है। ये सारी चीजें प्रायोजित होती हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे मस्तिष्क के लेवल पे, हमारे इस सेरेब्रम में इतनी तेजी से घटती हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से भी तेज होता है। यह कार्य हमारी मस्तिष्क के योजना आयोग द्वारा होता है, और यह योजना आयोग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको फिर कभी किसी लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल यह कि ये इसे मैं अपनी पुस्तक में लिख रहा हूं, मस्तिष्क की सत्ता में। वासुकी प्रसाद जी ने पूछा है कि प्रेम बौद्धिकता के सहारे कितना तौल कर किया जा सकता है। वासुकी प्रसाद जी, यदि आप प्रेम और बुद्धि इन दोनों को ठीक ठीक समझ गए होंगे, शायद पिछली बार का मेरा लेक्चर आपने सुना हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। वस्तुतः हम जीवन में हर काम तोल मोल कर ही करते हैं। कविता में कौन सा शब्द किस पंक्ति में फिट होगा होगा या नहीं, आधा किलो सब्जी है, इसमें इतना नमक पर्याप्त होगा या नहीं, प्रेम में ऐसे क्या वाक्य कहे जाएं, ऐसी क्या क्रिया की जाए कि अगले व्यक्ति को महसूस हो कि हम उससे प्रेम करते हैं। हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रायोजित तरीके से ही हर काम करते हैं।
और मस्तिष्क के स्तर पर यह बहुत सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे अनायास और सायास जैसे खानों में बांट देते हैं, और ये बांटने का काम भी मस्तिष्क ही करता है। हमारा यह मस्तिष्क ही है जो हमें गाइड भी करता है और हमें मिसगाइड भी करता है। चलिए, अब मस्तिष्क के अब इस दूसरे जो हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा यानी कि दाहिना गोलार्ध, ये आपको दिख रहा होगा, राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर या दायां गोलार्ध। अब इसका क्या काम है? ये जो काम करता है मुख्यतः शरीर के बाएं हिस्से से आने वाले संकेतों को ग्रहण करता है, और इसकी जो क्षमता होती है बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सब कवि और कथाकार जितने लेखक हैं सब ध्यान से सुने। इसमें दृश्य साकार करने की क्षमता होती है, प्रतिमा या वस्तु को पहचानने की क्षमता होती है। कॉलेज की भीड़ है और कॉलेज की भीड़ में वो है मेरी वाली, ये आप जो पहचानते हैं, इसका काम ये आपका जो दाहिना गोलार्ध करता है। उसके बाद कल्पना शक्ति, प्रतिभा, सृजन शक्ति, समायोजन क्षमता, प्रतीक निर्माण की क्षमता और शरीर का लय निर्माण की क्षमता। संगीत चल रहा है, नर्तकी नृत्य कर रही है, उसके शरीर में एक लोच दिखाई दे रही है, एक नृत्य दिखाई दे रही है, एक नृत्य की एक लय दिखाई दे रही है। तो ये लय बनाने का जो काम है वो ये हमारा दाहिना अर्ध गोलार्ध जो है वो करता है। इसके अलावा दो वस्तुओं से तीसरी वस्तु बनाने का काम वैज्ञानिक करते हैं, या हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। भावनाओं का निर्माण यहीं पर होता है। सपने देखते हैं हम, यहीं से देखते हैं। सपने देखना, उत्तेजित होना, ये सब अवचेतन के जितने भी कार्य हैं सब हमारे इसी फंक्शन से होते हैं। संगीत सुनकर या अच्छी कविता पढ़कर प्रसन्न होने का आदेश भी ये देता है। भाई हमारे मित्र हैं दिनेश गौतम ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, तो जो प्रसन्नता हो रही है कविता पढ़ के वो मुझे इस दाहिने भाग से ही होती है, और इसकी विशेषता यह है कि सोते समय भी सक्रिय रहता है। प्रमुख रूप से हमारा जो अवचेतन है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है, वो अवचेतन इसी भाग पर निर्भर करता है। और ये मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो दाएं भाग की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, और दायां भाग बाएं भाग की मतलब शरीर के बाएं हिस्से की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। और दोनों भाग परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, और इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों के बीच एक पुल या मध्यस्थ का कार्य करता है, या नेटवर्क का कार्य करता है। मैं यहाँ हूं और वो प्रेमिका वहां पर है, तो दोनों के बीच संवाद जोड़ने का जो कार्य है वो नेटवर्क जो कर रहा है वो नेटवर्क के बीच में होता है, ये कॉर्पस कैलोसम। ये जो आपको देखिए बीच का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बीच में ये है आपका कॉर्पस कैलोसम। ये लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि ये दोनों भागों के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। इन दोनों भागों के जो कार्य हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। हर स्थिति में दोनों भाग मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुमसे ही शादी करूंगा। अब उसकी यह आवाज जैसे ही प्रेमिका के कानों के माध्यम से सबसे पहले कोर ब्रेन, फिर लिम्बिक सिस्टम, और वहां से होते हुए सेरिब्रम के लेफ्ट हेमिस्फीयर में पहुंचती है। ये देखिए, सबसे पहले सेंट्रल कोर ब्रेन, फिर लिम्बिक सिस्टम, और सबसे ऊपर सेरिब्रम पहुंच गई। तो अब उसकी बात का क्या जवाब देना है या क्या करना है, यह तय करने का जो काम है वो आपका बायां वाला करता है हिस्सा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। जैसे वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाक्य बनाता है, हां मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वो बाएं भाग से सोचती रहती है, हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ रहकर घर बसाना चाहती हूं। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई एक घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा। गुलजार साहब की कविता है। लेकिन ये तो बायां भाग कर रहा है, सोच रहा है, और वो प्रेमिका उसको बोलने की तैयारी कर रही है। लेकिन उतनी देर तक जो ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, दाहिना हिस्सा, ये चुप थोड़ी बैठेगा।
वो आपके प्रेमी की आवाज सुन रहा है, उसके हाव भाव देख रहा है, उसकी फेस रीडिंग कर रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसकी आवाज के कंपन को दर्ज कर रहा है, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो जान जाता है कि उसका प्रेमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यानी कि वो आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है, वो आपसे शादी करेगा या ऐसे ही आपको बहला रहा है। और उसके बाद वो लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को इशारा करता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, पहले भी कई लड़कियों से ये यही शब्द बोल चुका है, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। और वो फिर उसे सच मानता है। अगर वो उसे सच मानता है, यानी सच वो ऑब्जर्व कर लेता है, ये प्रेमी जो है सच कह रहा है, तो फिर बताता है कि उसको आगे क्या करना है, प्रेमिका को बताता है कि क्या करना है, यानी उस दिमाग की जो मालकिन है उसको बताता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तय करना है, यानी उसकी बात पर विश्वास करना है या नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा करना है या नहीं करना है। उसको ये कहना है कि मैं तेरी हो गई साजना, ये कहना है कि चलो जाओ बनाओ न झूठी बत्तियां, ये कहना है। अब अगर बोलने वाला आपके सामने नहीं है, अगर बोलने वाला आपके सामने नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में कहीं तो होगा, वो सोशल मीडिया पर चैट कर रहा है, व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है, फेसबुक पर चैट कर रहा है या फोन पर बात कर रहा है, तो उसकी कल्पना करके भी राइट हेमिस्फीयर ये सूचना लेफ्ट को दे देता है। ये सूचना लेफ्ट को देता है और फिर दोनों के बीच में संवाद होता है, लेफ्ट और राइट के बीच में। तो लेफ्ट और राइट के बीच में संवाद होता है, ये कार्पोस कलोसम के माध्यम से, जो बीच का हिस्सा होता है वहां से। और मित्रों, ये केवल प्रेम के मामले में ही नहीं, ये आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में होता है। आपने किसी दोस्त को पैसा उधार दिया, अब वो आपने कहा भाई मेरा पैसा उधार दे दो, तो वो कहते बिल्कुल बिल्कुल, एक अगले हफ्ते में लौटाता हूं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ये काम करता है कि हाँ हाँ ये बोल रहा है, लौटाएगा लौटाएगा भाई। लेकिन राइट हेमिस्फीयर उसकी आवाज को पहचानता है, उसकी आवाज में छिपे झूठ को पहचानता है, और वो धीरे से इशारा करता है कि झूठ बोल रहा है, नहीं देने वाला अगले हफ्ते। तब फिर आप उसको बोलते हो देखो यार तुम फालतू बात मत करो, पहले भी तुमने एक हफ्ता कहा था। मेरे यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, एक किताब ले जाते हैं लोग, मैं कहता हूँ भाई किताब दे दो, बिल्कुल बिल्कुल मैं अगली बार आऊंगा तो किताब लेता आऊंगा। तब ये राइट हेमिस्फीयर बताता है लेफ्ट को कि ये कभी किताब नहीं लाने वाला है, ये खा गया है वो किताब, इसने किसी को दे दिया, फेंक दिया। तो ये सारी चीजें जीवन में, कोई मित्र आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बच्चे आपसे सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो सारी चीजें ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर मस्तिष्क के हैं, ये मिलकर ही तय करते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। अब दिनेश गौतम जी के सवाल पे आता हूं। बड़ा मजेदार सवाल पूछा है कि प्रेमिका का प्रेम तो एक नशे की अवस्था है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है ये। हम लोग कहते भी हैं कि प्यार का नशा, बड़े फिल्मी गाने भी बने हैं इस पे। अब एक संदेश देखिए, प्रेमी या प्रेमिका कहता है कि वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब वो चाहे मुंह से बोले या चिट्ठी में लिखे, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू वो जान जाएंगे, वो जो खत तूने मोहब्बत में लिखे थे मुझको, नीरज साहब की रचना। तो ये संदेश चाहे खत के माध्यम से आए या शब्दों के माध्यम से आए, आवाज के माध्यम से आए, या या आपके व्हाट्सएप पे आए, मतलब किसी भी माध्यम से आए, ये संदेश आपके ब्रेन तक, यानी नीचे वाली मंजिल के सेंट्रल कोर ब्रेन तक इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इंपल्सेस के माध्यम से पहुंचता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, वैसे करंट हमारे पूरे शरीर में बहता है, और उसका नाम है इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इंपल्सेस। हिंदी में कहेंगे विद्युत जैव रासायनिक संवेग। ये आवेग और संवेग शब्द आपके परिचित है, ये सारे संवेग हैं। तो ये संवेग जैसे ही निचले भाग यानी कि कोर ब्रेन में पहुंचते हैं, फिर से देखिए वो तीनों सिस्टम आपको बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो अगर ये संदेश ध्यान देने लायक है, तो ये जो कोर ब्रेन है, सबसे नीचे की मंजिल वाला,
उसमें एक ध्यानाकर्षण वाला टैग लगाकर बीच वाली मंजिल में लिम्बिक सिस्टम को भेज देता है कि भाई ये जो कह रहा है प्रेमी या प्रेमिका, जरा इस पर ध्यान दिया जाए। अब लिम्बिक सिस्टम उसका वर्गीकरण करता है कि रिवार्ड फंक्शन है या पनिशमेंट फंक्शन है। तो भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये तो रिवार्ड फंक्शन हो गया, पुरस्कार हो गया। तो उसको फिर वो ऊपर सेरेब्रम में भेज देता है, और सेरेब्रम ऊपर जाने के बाद एक्शन लेता है। अब इस पे क्या किया जाए, मतलब इस पे क्या जवाब दिया जाए। आपको अब ये जो सिस्टम है, ये ऊपर मतलब बीच वाला जो भाई है वो डिसीजन लेता है कि उसको ऊपर जाने दिया कि जाए कि नहीं दिया जाए। आपने दफ्तर में देखा होगा, जो बड़े साहब रहते हैं उनकी कैबिन के बाहर पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। वो पीए से आपको पहले मिलना पड़ता है, वो बताता है कि साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर उसको लगता है कि ये आदमी साहब से मिलने लायक नहीं है तो मना कर देता है कि नहीं साहब बिजी हैं, आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो उसी तरह प्रेम में भी होता है। प्रेमिका अगर कह रही है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन प्रेमी तो बदमाश है, या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या उससे वो प्रेम करता ही नहीं है, तो उसका जो प्रेमी का मस्तिष्क, प्रेमी का जो मस्तिष्क है, वो बीच वाला लिम्बिक सिस्टम, वो प्रेमिका के प्रेम निवेदन को वहीं रोक देगा। और मान लो तब वो कहेगा कि हाँ मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। ये कितनी जल्दी घटित होता है, ये आप देख सकते हैं। अब यहां शब्दों में कहने की जरूरत भी नहीं है, हाव भाव से भी आप कह सकते हैं। पहले के जमाने में वो आई लव यू तो कहा ही नहीं जाता था। वो आपने देखा होगा फिल्मों में, वो जो हीरोइन रहती है वो ऐसी खड़ी रहती है, और वो ऐसा साड़ी का पल्लू जो है अपने आंचल को ऐसे दांतों से दबाती है और भी शर्मा के भाग जाती है। मतलब उसने प्रपोज किया, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर वास्तव में प्रेम होता है तो, अब वो मैं नशे वाली बात पे आ रहा हूं, तो प्रेमी वो प्रेम की स्थिति में उस प्रेमिका की हर बात को बहुत एकाग्र होकर सुनता है। ये एकाग्रता क्या है, इस पर भी बड़ी लंबी बात की जा सकती है, लेकिन आपको मालूम है एकाग्रता क्या है, वो कैसे होती है ब्रेन के लेवल पे। तो एकाग्रता की इस प्रक्रिया में ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है बीच वाला, केवल उसकी प्रेमिका की बात या संदेश को ऊपर जाने देता है और बाकी सब संदेशों को रोक लेता है। अब ये कैसे होता है, आप सड़क पर चल रहे हैं और मोबाइल पे किसी का फोन आ गया, तो अब आपने ऐसा कान में लगाया और बात कर रहे हैं। उस समय आपके आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है, ची ची पे पे, सब आवाजें आपके कान तक पहुंच रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं जाता, और इस समय दुर्घटना घटने की संभावना रहती है, इसलिए आपको मना किया जाता है। अब ट्रेन में जैसे आप सफर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब आप बातें कर रहे हैं, आपका सही यात्री से बात करने का मन हो रहा है और आपने गप्पे मारना शुरू किया, तो उस वक्त फेरी वालों की आवाज आती है, चाय ले लो, समोसा ले लो। पुल पर से ट्रेन गुजर रही है तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। दुष्यंत जी का शेर है ना, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। तो उस वक्त आप सहयात्रियों की आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और आप अपने निकटस्थ सहयात्री से ढेर सारी बातें कर लेते हैं। अब प्रेमी में भी यही होता है, आपने देखा होगा प्रेमी और प्रेमिकाओं को समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, जुहू बीच, बांद्रा बैंड स्टैंड, आपके मोहल्ले का पार्क है, बेंच पे बैठे हुए हैं, या सड़क पे भी बात कर रहे हैं, या कहीं पे वो लड़की अपनी साइकिल लेकर खड़ी है और लड़का बाइक लेकर उसके पास खड़ा है, दोनों बात कर रहे हैं। आसपास क्या घट रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, सारी आवाजें आ रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो नहीं सुनते। उसका कारण यही है कि आपका ये जो RAS सिस्टम, ये आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है, ये जो पीए है, ये उन आवाजों को ऊपर जाने नहीं देता। वो कह देता है कि साहब अपनी प्रेमिका के साथ बिजी हैं, अंदर जाने के लिए नो परमिशन। और फिर ये ना माता पिता की बातें ऊपर जाने देता है, ना समाज की बातें ऊपर जाने देता है। कोई कुछ भी कहे, प्रेम के आगे आपको कुछ नजर नहीं आता। ये है इसका गणित। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम एक नशे की तरह होता है। हम कहते हैं ना कि प्रेम ने उस पर एक मोहिनी डाल दी है, वो मोह में बंध गया है। दोस्तों, हो सकता है आप में कुछ लोगों ने भांग का प्रयोग किया हो,
वो हमारे उज्जैन वाले जो लोग हैं वो भांग का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। भांग, जय महाकाल भांग घोटा बनता है वहां। तो भांग का जो प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि वो भांग का नशा भी ऐसी पागलपन का नशा होता है, कंटिन्यूटी का नशा। जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं। वैसे प्रेम का भी नशा होता है, प्रेम कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं, आपको और कोई दुनिया से मतलब नहीं। यही जो कंटिन्यूटी का नशा होता है, धर्म का भी होता है। ये धर्म और प्रेम कैसे एक जैसा है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सुबह सुबह टीवी पर वो आपको बाबा दिखाई देते हैं बहुत सारे, वो आपको प्रवचन देते हैं, वो भी आपको इसी तरह बरगलाते हैं। ऊंचे ऊंचे मंचों पर खड़े होकर नेतागण भाषण देते हैं, वो भी आपको इसी तरह बरगलाते हैं। सुनहरे दिन, आपको उस वक्त सिर्फ उनकी ही बातें सुनाई देती हैं, और दुनिया में और कुछ क्या घट रहा है, अन्य लोगों के क्या दुख है, पीड़ा है, शोषण है, उत्पीड़न है, चीखें हैं, वो नहीं सुनाई देती। आप सिर्फ उसी नशे में डूबे रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं। और ये कैसे होता है? ये आपके 3 सिस्टम, कोर ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम के कारण होता है। लेकिन दुष्यंत जी ने इसके खिलाफ लिखा था। समाज की क्या सच्चाई है, इस पर उन्होंने कहा था कि समाज की सच्चाई ये है कि वो धर्म की बातें नहीं सुननी है, उत्पीड़न की बातें सुननी है। अब मुअज्जन की सदाएं कौन सुनता है, चीख चिल्लाहट अजानों तक पहुंचती है। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है। चलिए छोड़िए, प्रेम जैसे नाजुक मसले पर बातचीत करते हुए मैं भी कहाँ राजनीति, अच्छे दिन बुरे दिन, शोषण उत्पीड़न में भटक गया। चलिए ठीक है, प्रेम पर ही बात करता हूं। अब प्रेम में भरोसा या विश्वास कैसे जगता है, कुछ बातें कहता हूं। देखिए क्या होता है, हम छोटे थे बचपन में, तो वो गेट पिक्चर देखने जाते थे बैतूल में। तो वहां पर जो टॉकीज थी, तो गेट कीपर सब, वो घर मोहल्ले की टॉकीज थी, तो मोहल्ले के बच्चे वो गेट कीपर रहते थे, बड़े बड़े भैया लोग। तो हम कहते थे भैया एक सीन देखने दो ना, भैया एक सीन देखने दो ना, भैया गाना सुनना है। वो भगाता था, नहीं नहीं जाओ चेकिंग हो रही है, भैया एक बार, भैया एक बार थोड़ा सा, भैया एक बार थोड़ा सा। इतनी बार बोलते थे कि वो बोलता था अच्छा चल जा जल्दी से अंदर। ये चीज क्या है? मैं उससे कह रहा हूं कि भैया मुझे अंदर जाने दो। वो बात उसके सबसे पहले नीचे गई, कोर ब्रेन में, फिर लिम्बिक सिस्टम में, और फिर गई ऊपर। लेकिन जो बात बार बार कही जाती है वो इस माध्यम से नहीं जाती। ये हमारे ब्रेन में एक लिफ्ट और भी है जो कि डायरेक्ट चलती है। ये डायरेक्ट लिफ्ट जो है सीधे ऊपर पहुंचा देती बात। ये देखिए, ये है डायरेक्ट लिफ्ट, ये दिख रहा है आपको नीचे, ये 2 तीर है। एक एक तीर जो है, इससे ये छन के जाती है बात, होते हुए सेंट्रल कोर ब्रेन, और यहां से होते हुए लिम्बिक सिस्टम तक जा रही है। और दूसरी बात जो है ये आपकी यहां से ही ये चली डायरेक्ट, कोई कुछ चक्कर नहीं भाई, ये यूं घूमते हुए सीधे आपके सेरेब्रम में पहुंची। ये है आपका डायरेक्ट सिस्टम। अब कोई प्रेम के मामले में इसे देखते हैं, कोई दिन भर आपसे कहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे मुंह से नहीं कहे तो आंखों से कहे, संकेतों से कहे, हाव भाव से कहे, हरकतों से कहे, फेसबुक पर कहे, व्हाट्सएप पर कहे। बार बार जब यह सिस्टम दोहराए जाने वाले संदेशों को देखता है, तो ये सिस्टम बिना पूछताछ के, बिना विभाजन के, बिना जांच पड़ताल के डायरेक्ट सेरेब्रम में चला जाता है। और फिर ये संदेश हमारे अवचेतन में, अवचेतन ये पूरा सिस्टम जो है परमानेंट स्थापित हो जाता है। हाँ, पहली बार जरूर सोचता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब बार बार वही बात होती है तो फिर अभ्यस्त हो जाता है। और प्रेम में जो विश्वास पैदा होता है वो इसी तरह पैदा होता है। फिर प्रेमी पूछता है तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास है ना? और प्रेमिका कहती है हाँ मुझे तुम्हारे प्रेम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। तो मित्रों, इस प्रणाली का उपयोग, ये विश्वास उपजने वाली प्रणाली का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। हालांकि हमें खुद इस बात का पता नहीं होता कि हम इस प्रणाली का क्या उपयोग कर रहे हैं। हिटलर के मंत्री गोइबल्स के बारे में आपने सुना होगा। गोइबल्स बार बार झूठ कहता है, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, कम्युनिस्ट हमारे दुश्मन हैं, फला धर्म वाले हमारे दुश्मन हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं।
हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये जो संदेश है ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से, यानी जांच पड़ताल की प्रणाली को पूरी तरह से फेल करते हुए जब जनमानस में जाता है, यानी जनता के सामूहिक अवचेतन में जब वो पहुंचता है तो जनता उसको सच मान लेती है। पूरी दुनिया में जो चुनाव जीते जाते हैं वो इसी रेट आरटीए यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को फेल करके जीते जाते हैं। अब ये जो टेक्निकल चीज बता रहा हूं आपको कि हमारा ब्रेन जो संदेश पर ध्यान नहीं देता है, तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड हो जाता है, वो कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन जब हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है आने वाले हर संदेश को ध्यान से पढ़ता है और उसका वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है और उसको सूचना के साथ जब सेरेब्रम में भेजता है तो वो कहलाता है ओरिएंटल रिफ्लेक्स। ये दो चीजें हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्स और ओरिएंटल रिफ्लेक्स। तो मित्रों, अब आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि हमारे द्वारा या अन्य के द्वारा बार बार दोहराई जाने वाली बातें, चाहे फिर वे हर 1 मिनट में आने वाले टीवी के विज्ञापनों की बातें हों, बाजार के द्वारा अपना सामान बेचे जाने के नुस्खे हों, किसी ब्रेन ट्रेनर की बातें हों, हमारे टीचर्स की बातें हों, बाबाओं द्वारा दिए जाने वाले उपदेश हों, दृष्टांत हों, मित्रों या प्रेमियों द्वारा किए गए झूठे सच्चे वादे हों, हमारे नेताओं द्वारा बार बार दिए जाने वाले आश्वासन हों, दोहराए जाने वाले इतिहास के झूठे सच्चे किस्से हों, मिथकों संबंधी झूठ हों, संस्कृति की गौरव गाथाएं हों, सब कुछ बिना जांच पड़ताल के सीधे हमारे अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाता है। कंडीशन रिफ्लेक्स की इस स्थिति में हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ये ना जागृत होता है, ना कोई तर्क करता है, ना जवाब सोचता है, ना कोई एक्शन लेता है, और फिर ये सब गलत बातें सीधे अवचेतन के में दर्ज हो जाती है। और इस अवचेतन को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी कविताएं पढ़ें। हम अच्छी कविताएं पढ़कर, अच्छा साहित्य पढ़कर, अच्छी कहानियां पढ़कर, अच्छे लेख पढ़कर, अच्छे लेक्चर्स सुनकर, अच्छे लोगों की सच्ची बातें सुनकर और सही सही तथ्यों का अध्ययन कर सायास जब तक अपने अवचेतन का परिष्कार नहीं करते तब तक ये सारी बातें वहां पर बनी रहती हैं। लोग जीवन भर ऐसा नहीं कर पाते, वे जीवन भर गुलाम बने रहते हैं और इसी गुलामी की अवस्था में वे मर जाते हैं। आप पूछेंगे इस अवचेतन का परिष्कार करने की प्रक्रिया क्या है? तो मित्रों, इसका परिष्कार करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है साइकोथेरेपिस्ट द्वारा हमारी चिकित्सा हेतु किए जा रहे सम्मोहन। अब आप तो हर कोई तो साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकता, तो इसीलिए मैंने ये सारे उपाय बताए। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, आलोचना, कविता, कहानी लेकिन इसके अलावा भी हम ब्रेन के लेवल पर यानी खुद को सम्मोहित कर, खुद को कमांड करके, खुद को सकारात्मक सुझाव देकर खुद की स्वास्थ्यगत और व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं प्रोफेसर श्याम मानव, वे स्व सम्मोहन और व्यक्तित्व विकास पर एक वर्कशॉप भी करते हैं। उसके बारे में खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। वे अनेक वर्षों से काम करते आ रहे हैं। तो अब आपने प्रेम के मामले में हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की भूमिका को ठीक से समझ लिया। अब इसमें जो बाहरी जो पेरिफेरी सिस्टम होता है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता था, लेकिन समय तो बहुत हो रहा है। यानी प्रेम में स्पर्श का सुख कैसे मिलता है, पसीना क्यों आने लगता है, सांस क्यों तेज चलती है, दिल का धड़कना कैसे होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा की मांसपेशियां, ये सारी चीजें हमें बताती हैं। जैसे गर्मी लग रही है तो ये त्वचा जो है ये बाहरी तरफ से वो खबर भेजेगी, कहाँ, किसको, ब्रेन को। ये देखिए ये त्वचा से सारे रास्ते जुड़े हैं, ये छोटी छोटी गलियां हैं, ये गलियां, ये चौबारे और ये सारे जो मुख्य रूप से पहुंचते सारे कनेक्ट होते हैं, ये सब ऊपर तक पहुंचते हैं। तो ये खटाक से जाके आपके ब्रेन को बताएंगी कि भाई
गर्मी लग रही है, खिड़की खोल लो, बैटरी वाला पंखा चला लो, लाइट चली गई है, अखबार हिलाओ, बिजली विभाग को बुरा भला कहो, गालियां दो, कंप्लेंट दर्ज करो। और ठंड लग रही है तो कहेगा कि भाई कुछ ओढ़ लो, पहन लो। पांव सुन्न हो रहे होंगे तो कहेगा खड़े हो जाओ। अब ये बात जरूर है कि जब आप प्रेम में रहते हैं तो आप ब्रेन के इन सब आदेशों को बाईपास कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम में ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है, कुछ नहीं होता, मौसम का ख्याल ही नहीं रहता, इतने हम खो जाते हैं प्रेम में। तो ये जो काम होता है, मैं आपको बताने का उद्देश्य ये है, ये सब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब जो बाहर से जो होता है, एक तो वो था जो अंदर की गैस आती है तो वो बताता है कि भाई आपका कुछ गैस बन रही है अंदर, पेट दुख रहा है, कुछ हो रहा है। और ये जो बाहर से जो आता है, हवा लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ये सब बाहर का सिस्टम है, बाहर का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें दो चीजें और होती हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। इस नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो होता है वो थोड़ा सा निगेटिव होता है, जब भावनाओं के अतिरेक में हम आ जाते हैं, जब भावनाओं के अतिरेक हो जाता है या फिर हम उत्तेजित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, श्वसन की क्रिया तेज हो जाती है, हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि दिल धड़कने लगा है, प्रेम में दिल धड़कता है, तो उसका कारण यही है। त्वचा और अतड़ियों में संकुचन होने लगता है, रोम छिद्रों से स्वेद कण बाहर आने लगते हैं। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब ये जो बाहरी वाला जो हिस्सा है, उसी का एक, उसकी संतान है समझ लो, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ प्रेम में नहीं, निगेटिव भावना से भी होता है। कोई आपको डरा दे, आपको अभी मैं डरा दूं कि भैया ये भूकंप आने वाला है, तो आप डर जाएंगे। भाई हो सकता है कि पेट्रोल 200 रुपए हो जाए, आपको डर लगेगा, करे कैसा होगा, तो आप घबराने लगते हैं। प्रेम में भी ऐसे ही होता है, कोई हमें प्रेम करते हुए देख तो नहीं रहा, अगल बगल आप देखते हैं, जब आपके भीतर डर होता है, तो जब डर निकल गया तब की बात तो मैं बता चुका हूं, लेकिन जब आपको डर लगता है तब आपका ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। और इस समय ये द्वंद्वात्मक प्रणाली होती है, मतलब आप प्रेम करते हुए डरते भी हैं और डरते हुए प्रेम भी करते हैं, है ना, प्रेम करते हुए डरते भी हैं और डरते हुए प्रेम करते हैं। ये डायलेक्टिकल चीज है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, या सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चीजें घटित होती रहती हैं। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाता है, हृदय गति नियंत्रित हो जाती है, धीमी हो जाती है, श्वसन क्रिया भी धीमी हो जाती है, हम उत्तेजना विहीन शांत शांत महसूस करने लगते हैं, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, शरीर सुन्न होने लगता है। तात्पर्य यह है कि तब हम बहुत रिलैक्स की स्थिति में होते हैं, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण होता है। और वही स्थिति होती है जो आपको खुश रखती है, प्रसन्न रखती है। तो इस तरह से ये दो चीजें हो गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक नायक है और एक खलनायक है। अब ये बात अलग है कि आजकल खलनायक को ही नायक बना देने का चलन है। चलिए, अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन अब मैं खत्म करना चाहता हूं। अब इस ब्रेन में बहुत सारी चीजें और होती हैं, हाइपोथैलेमस होता है, फिर आपका थैलेमस होता है, लघु मस्तिष्क होता है। वो देवानंद साहब ऐसे खड़े रहते थे स्टाइल जिनकी, वो उनका छोटा वाला मस्तिष्क कंट्रोल करता था। नाना पाटेकर बोलता है ना, यहाँ पीछे नहीं मारना, यहाँ छोटा दिमाग होता है, छोटा मगज होता है। इस पर मैं बात फिर कभी करूंगा। मैं अब सीधे सवालों पर आ रहा हूँ। एक मिड ब्रेन भी होता है, मिड ब्रेन ये सब हमारे नर्वस सिस्टम का है, बीच में होता है ये। आपको ये बताया था ना, देखिए ये इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन है, सेरेब्लम है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें ब्रेन से ही जुड़ी होती हैं, और इन सब का भी प्रेम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेम क्या मतलब, जीवन में ही सब कुछ इनके महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, अब भी एक हमारा मेमोरी पैटर्न, उसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति भंडार। देखिए, कवि लोग कहते हैं ना, वो दिल में किसी की याद का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। और एक गाना वो था, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं।
तो ये याद करना, भूलना, ये सब चीजें क्या है, ये हमारी मेमोरी से संबंधित है। ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत अच्छा एक तरह का वो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, इसमें जमाने भर की चीजें रहती हैं, इसमें मौजूद रहती हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीजें हमें तुरंत याद आ जाती हैं, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, अब वो क्या करते हैं, उनको बचपन की चीजें याद रहती हैं। वो फलानी वो शादी में गए थे भैया, वो बहुत मजा आया था, बढ़िया कचौड़ी खाने को मिली थी, और वो बड़ी अच्छी एक लड़की आई थी वहां पे। मतलब उनको वो 60 साल पुरानी बात याद आ जाएगी, उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और वो बड़ी अच्छी सुंदर दिखाई देती थी, बड़े उसके खूबसूरत 2 चोटियां डाली थी वगैरह वगैरह। लेकिन उनसे पूछेगा होगा कि अब्बा जी वो सुबह आपने वो थर्मामीटर कहाँ रख दिया? पता नहीं भाई, हमको याद तो रहता नहीं, हम भूल जाते हैं कहाँ रख दिया। तो ये सिस्टम कैसे होता है, ये सब चीजें होता है। और भूलने का काम कैसे होता है, हम अपने दोस्तों को कैसे भूल जाते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को कैसे भूल जाते हैं, राजा दुष्यंत शकुंतला को कैसे भूला गया था, ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। इस पर मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। अब मैं बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे आ रहा हूँ। जो बीज लगाने वाले पिता की तुलना, इनकी जो बात थी, इनको मैं बताना चाहता हूँ संक्षेप में। ये जो चीज है प्रेम से आगे बढ़कर सेक्स या यौनिकता की बात पर है। सेक्स शब्द से आप बिल्कुल आतंकित ना हो। हमारे देश में ये बड़ा पवित्र शब्द है। हमारा देश मुनि वात्सायन का देश है, खजुराहो की प्रतिमाओं का देश है। ये बड़ा सामान्य विषय है हमारे घर में, हमारे देश में। लेकिन जब भी बाहर के लोग यहाँ पर आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो इन्होंने इसको बड़ा रहस्यमय बना दिया। हम लोग पहले ज्यादा विकसित थे, अब हम पिछड़े हो गए। बहरहाल मैं सवालों पर आता हूं। सुदर्शन शर्मा जी ने कहा था कि बीज लगाने वाले किसान से पिता की तुलना नहीं की जा सकती। और दिनेश गौतम ने कहा था कि पुरुष के बीज के लिए दही का जामन वाली बात जो है वो थोड़ी सतही लग रही है। नवविवाहित, नव पेरेंट्स, इन पर भी। तो मित्रों, अगर आपने मात्र सत्ता के बारे में पढ़ा होगा या परिवार संस्था का इतिहास पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि पहले जो माँ होती थी उसकी ही पूरी जिम्मेदारी होती थी। पुरुष को तो यह भी नहीं पता था कि संतान कैसे जन्म लेती है, बच्चे कैसे जन्म लेती है। वो सोचता है कि वो हवाओं से होते हैं, आकाश से होते हैं, हवा चल गई या रोशनी आ गई तो बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो आहार संग्रहण आने वाली यानी शिकारी अवस्था से जब वो पशुपालन अवस्था में आया, तो उसने पशुओं को देखा। पशु घर में रहते थे, हिरण को मारने गया, हिरणी को मार दिया, माँ को मार दिया, बच्चे को पकड़ लाया। बड़ी भेड़ को मार मार दिया, छोटे बच्चे को पकड़ लाया। वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते थे, उसमें नर पशु होते थे, मादा पशु होती थी। तो जब उन्होंने उन दोनों को देखा कि उनकी संतानें कैसी होती हैं, तब उसको लगा कि मैं भी तो ऐसे ही हूं, मेरे पास भी वही ऑर्गन्स हैं जो उनके पास हैं। फिर उसने स्त्री को देखा, स्त्री को उसने बीज बोते हुए देखा। आपको मालूम है खेती जो है वो पुरुषों ने नहीं शुरू की, स्त्रियों ने शुरू की थी। क्योंकि स्त्री बेचारी हर कभी गर्भवती हो जाती थी, पुरुष गर्भवती होने के बाद क्या करता था, उसको शिकार पे नहीं ले जाता था। तो घर में रह के क्या करे, तो अनाज को कहीं वो फेंक दे रही है जमीन में जहां गीला है। फिर धीरे धीरे उसने जमीन में गाड़ना शुरू किया, तो वो पौधे उगने लगे। तो जब पुरुष ने देखा कि जमीन में बीज बोने से पौधा निकलता है, तब उसको समझ में आया कि यही बीज बोने का काम तो मैं भी करता हूं, और फिर पौधा निकलता है, वही तो संतान है। मित्रों, यही आपको बात बता देता हूं कि मैं चाइल्ड सेक्सुअलिटी पर या पेरेंटिंग पर जब मैं बात करता हूं, तो मैं मित्रों को बताता हूं कि बच्चे जब पूछते हैं कि हम कहां से आए, तो आप उनको ये उदाहरण दीजिए, गमलों में बीज बोकर बताए। तो बहरहाल इस तरह से स्त्री थी जो सारी चीजों की लिए उत्तरदायी थी, सब कुछ वही किया उसने। तो अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ गए हैं, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, तो समझ गए होंगे कि बच्चे के जीवन में पिता की कोई भूमिका नहीं होती, सिवाय इसके
कि वो स्त्री के गर्भ में अपना बीज बोता है। और ये भी अधूरी बात है, अगर स्त्री के अंडाणु ना हो तो केवल शुक्राणु क्या कर लेंगे। तो दिनेश भाई, पुरुष के बीज को मैंने जो दही के जामन की उपमा प्रदान की है वो सिर्फ इसलिए सही है कि दही के जामन का भी दूध के जमाने में यही रोल होता है। दूध में जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं पहले से, जैसे कि स्त्री के शरीर में अंडाणु होते हैं, तो उस वजह से उधर दही जमता है और स्त्री के अंडाणुओं की वजह से भ्रूण बनता है। अगर ये अंडाणु शुक्राणुओं को परिवर्तित ना करें तो कुछ नहीं होगा, पुरुष की भूमिका समाप्त। और अब तो जैसे बिना दही के जामन के दूध जमने लगा है, वैसे ही स्त्री भी जिस दिन पुरुष के बीज के बिना बच्चे को जन्म देने लगेगी, उस दिन पुरुष का बीज इस दही के जामन की उपमा के लायक भी नहीं रहेगा, नो वैल्यू एट ऑल। चलो, लेकिन मुझे, या हम जानते हैं इस बात को, पिता की केवल इतनी भूमिका नहीं होती, इसको इतना सरलीकरण हम नहीं कर रहे हैं। पिता रोजगार करता है, पैसा कमा कर लाता है, बच्चे को पालता है, पत्नी को पालता है, परिवार को पालता है, माता पिता को पालता है। अब ये स्थितियां तो शिकार संग्रहण की अवस्था से चली आ रही है। उस समय जब ये सब होता था तब से वो ये काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त पिता की वह महत्ता नहीं थी। खैर, उसके लिए बड़ा डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा, विवाहित संस्था पर मुझे बात करना पड़ेगा कि विवाहित क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन इतना मैं बता देना चाह रहा हूं, इतना ध्यान रखिए कि बच्चे को पालने में सिर्फ माँ की जितना जैसे जन्म देने में उसकी भूमिका होती है, वैसे ही उसको पालने में उसकी भूमिका होती है। पिता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके जो वक्ष से जो अमृत धारा बहती है उससे वो बच्चा जीवित रहता है, उससे उस बच्चे में ताकत आती है। इसलिए पिता की कोई भूमिका नहीं, भूमिका सिर्फ माँ की है। लेकिन वास्तविकता यह है, मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं ये कहता हूं कि एक बच्चे को पालन पोषण के लिए माता पिता दोनों का प्यार चाहिए। कुछ देशों में ऐसे प्रयोग किए गए थे कि माता पिता से बच्चों को अलग रख दिया गया, तो बच्चे बहुत अलग तरह के निकले। सौरभ ने सवाल किया है कि नवविवाहित या सद्य विवाहित लोगों के प्रेम पर भी बात होनी चाहिए। भाई, अब सौरभ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो नवविवाहित भी हैं और पिता भी बने हैं, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन इसके लिए हमको विवाह संस्था की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। विवाह संस्था, बहुत डिटेल में नहीं, संक्षेप में बताता हूं कि विवाह संस्था का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि संतानोत्पत्ति करें ताकि संतान को अपना उत्तराधिकारी बनाए। जिन दिनों में विवाह संस्था नहीं थी तो उस समय क्या होता था, उस समय वो कबीलों की लड़ाई होती थी, तो एक कबीला दूसरे कबीले पे गया, उसने सारे पुरुषों को मार डाला, और स्त्रियां पसंद आई, स्त्रियों को नहीं मारते थे, वो पुरुष थे ना, तो वो स्त्री के गले में अपने घोड़े की लगाम डाल देते थे और रक्त से उसका तिलक कर देते थे। बस ये सिस्टम तो अभी भी चला आ रहा है, तो फिर कोई दूसरा उसको हाथ नहीं लगाता था। तो अब बाद में जब उसके पास कबीले की जायदाद हो जाती थी, पूरी संपत्ति हो जाती थी, पशुधन था बहुत बड़ा सबसे उस समय, सोना चांदी नहीं था लेकिन पशुधन था, जमीन थी, जंगल थे, खेत थे, तो इसका वारिस किसे बना जाए, तो किसी को भी नहीं बना सकते ना। तो जो स्त्री उसको पसंद आई, उसी स्त्री से संतान पैदा करके वो उसको अपना वारिस बना देता था। तो बस यही होता है। तो अब इसमें हमारे यहाँ भी वैसी कथा है, श्वेत केतु की कथा है, जिसमें वो श्वेत केतु की माँ को एक दूसरा पुरुष ले जाता है तो वो उसको मना करता है, यानी एक पुरुष की एक ही स्त्री रहेगी। इस तरह से विवाह संस्था है। तो स्त्री आज भी एक संपत्ति मानी जाती है, ये बहुत कड़वा सत्य है। आज भी हम प्रेम से विवाह पर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि विवाह से प्रेम पर पहुंचते हैं। अरेंज मैरिज में और क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है भाई। साथ साथ रहते हुए तो जानवर भी आपस में प्रेम करने लगते हैं, तो फिर तो ये मनुष्य हैं। हालांकि आजकल आज भी लोग प्रेम और विवाह को अलग अलग मानते हैं। खैर, एक सवाल और है कि पति पत्नी के बीच प्रेम क्यों समाप्त होता है? भाई, वो समाप्त नहीं होता, उसको बनाए रखना होता है, सायास बनाए रखना होता है। मैंने पिछली बार कहा था कि प्रेम में जब तक वो हार्मोन्स का स्त्राव होता है तब तक प्रेम बना रहता है। जिस दिन प्रेमिका को देखकर या पत्नी को देखकर वो स्त्राव
बंद हो जाएगा, आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा। यह मैं पिछले व्याख्यान में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सुदर्शन शर्मा जी ने 9 पेरेंट्स पर कहा था कुछ कहने के लिए। खैर उसके लिए मुझे बहुत समय चाहिए। मैं पेरेंटिंग पर पूरा एक लेक्चर देना चाहता हूँ और उसके लिए लगभग 1 घंटा मुझे लगेगा। लेकिन मैं 5 मिनट में बस ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले 5 वर्ष होते हैं बच्चे के जीवन में, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों की भावनाओं को समझने में, उनकी समस्याएं सुलझाने में, उनके मन के संचालन में पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। बच्चों से आप कोऑपरेशन कैसे प्राप्त करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, कब उनकी प्रशंसा करेंगे, कब उनके प्रति सहानुभूति, दया जैसी भावनाएं दिखाएंगे, कब उन्हें डांटेंगे, कब उन्हें पुरस्कार देंगे, कब उनके टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बच्चों में यौनिकता या लैंगिकता को कैसे समझेंगे और उसके बारे में उनसे कैसे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल साहित्य के बारे में छूट रहा था वो पोर्शन। तो साहित्य की जो प्रसिद्ध प्रेम कहानियां हैं, वनीता जी ने पूछा था, वो शारीरिक प्रेम से परे थी, उनमें कौन सा रसायन है। देखिए, इस बात को हम बेहतर समझते हैं कि साहित्य की विधा, कहानी क्या है और प्रेम क्या है, देह क्या है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे साहित्य में की कहानी की विधा में कहानी के तत्व होते हैं, वैसी रसायनों की भूमिका प्रकृति और प्राणियों में होती है। उसी तरह प्रेम को भी शारीरिक और मानसिक प्रेम में विभाजित नहीं किया जा सकता। शरीर आपका हार्डवेयर है तो प्रेम आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में होती है। प्रेम की जो चरम अवस्था होती है उसमें मनुष्य ट्रांस तक पहुंचता है, जो देह के मिलन की प्रारंभिक अवस्था है। देखिए, ये देह की जो मिलन की प्रारंभिक अवस्था है, यहीं पर अध्यात्म भी शुरू होता है। आपने आध्यात्मिक गुरुओं को देखा होगा, वो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति में इतना डूब जाओ कि परमात्मा से मिलन हो जाए या मिलन का आभास हो जाए। तो मीरा का जो कृष्ण से प्रेम था वो ऐसे ही प्रेम था। तो चरम भक्ति हो, चरम प्रेम हो या चरम उन्माद हो, इन सारी अवस्थाओं में शरीर के भीतर एक जैसे ही रसायन पैदा होते हैं। आप निराकार की कल्पना करके भी उसमें डूब सकते हैं, सूफी धारा यही कहती है। तो ये सब रसायनों का खेल है, इसलिए हमको इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। अगर हम इसको डिटेल्स में नहीं समझेंगे तो जो चल रहा है चलने दीजिए। यही सवाल हमारे मन में हमेशा बने रहेंगे कि साहित्य अलग है, कहानी अलग है, कविता अलग है, प्रेम अलग है, जीवन अलग है। ये सब कुछ मिला जुला है। शुक्ला चौधरी जी का सवाल था कि सच्चा प्रेम क्या विमर्श को जन्म नहीं देता, और संजय चांडिल ने पूछा था कि क्या प्रेम को विस्तार से जानने वाला, समझने वाला व्यक्ति अच्छी प्रेम कविताएं लिख सकता है। शुक्ला चौधरी जी का प्रश्न है या उनका बयान है, सच्चा प्रेम विमर्श को जन्म नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि यदि आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम, असली प्रेम, नकली प्रेम, ताजा प्रेम, बासा प्रेम, स्थायी प्रेम, क्षणिक प्रेम, ये सारी अवधारणाएं आपके मन से निकल गई। प्रेम पर हमें अलग से विमर्श करने की आवश्यकता ही क्या है, और क्यों करें, कि यह तो हमारी जीवनचर्या में शामिल है। यदि मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम नहीं होता, आपस में प्रेम नहीं होता, तो अब तक हम एक दूसरे की हत्याएं कर चुके होते। हम एक घर में एक छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, एक मोहल्ले में पड़ोसी रहते हैं, एक गांव में हम लोग रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक राज्य में, एक देश में और एक दुनिया में रहते हैं। ये एक शब्द क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये प्रेम के कारण ही संभव है, कि इस प्रेम ने ही हमें एक बनाया है। अगर इन सबके मूल में प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे पर परमाणु बम डालकर कब का संसार को नष्ट कर चुके होते। इसलिए चाहे हम भोजन पर विमर्श कर रहे हो, चाहे राजनीति पर विमर्श कर रहे हो, चाहे साहित्य पर विमर्श कर रहे हो, वह मूलतः प्रेम का ही विमर्श है। जो लोग साहित्य में प्रेम जैसी बात पर अलग से विमर्श करते दिखाई देते हैं, वो प्रेम को उसकी सीमित परिभाषा से बाहर नहीं समझते। तो प्रेम हो, साहित्य हो या राजनीति हो, सब की सब सीमित परिभाषाओं में बंधे रहते हैं और प्रेम को सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला प्रेम कहकर उसी में डूबे रहते हैं। इसलिए हमको तत्काल अपनी सोच बदलने की जरूरत है। प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम, माँ बच्चे वाला प्रेम, पड़ोसी वाला प्रेम, ये सब क्या है, मैं आपको ईसा मसीह के उदाहरण से पिछली बार बता चुका हूं। अब केबीएल पांडे सर का सवाल है कि प्रेम की अनुभूति दिक और काल की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो साहित्य में यथार्थ ने प्रेम की अभिव्यक्ति को किस तरह प्रस्तुत किया है। पांडे सर, आप तो मार्क्सवादी दर्शन के अध्येता हैं,
और ऐतिहासिक व द्वंद्वात्मक का आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। मार्क्स ने तमाम तत्कालीन दर्शनों का अध्ययन करने के उपरांत आर्थिक आधार पर समाज का विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण सिद्धांत रचा। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन करते हुए यह बात हम बेहतर जानते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, उत्पादन और उत्पादन संबंधों में मानवीय संबंधों की क्या भूमिका रही। तो मूलतः समाज को 3 वर्गों में बांटा गया: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। आज आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग में भी अलग हो गए, उच्च मध्य वर्ग अलग हो गया है, एक निम्न मध्य वर्ग हो गया है, और उच्च वर्ग में भी खानदानी धनाढ्य अलग हो गए हैं, नव धनाढ्य अलग हो गए, और निम्न वर्ग में सर्वहारा में मजदूर किसान अलग हैं, नौकरी पेशा और अत्यंत गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, और क्या है। तो समय की गति में ये स्वाभाविक है। अब आपका प्रश्न है कि समाज के इन विभिन्न वर्गों में प्रेम के अनुभव और स्वरूप की क्या समानता या असमानता है। जैविक रूप से यदि देखा जाए तो प्रेम के अनुभवों में परिस्थिति अनुसार भले ही अंतर हो, प्रेम की अनुभूति में और मस्तिष्क द्वारा रसायनों के स्त्राव में कोई अंतर नहीं है। प्रेम की अनुभूति चाहे अमीर को हो या गरीब को हो, सबको समान रूप से होती है। प्रेम का आंतरिक स्वरूप सभी में समान होता है। प्रेम करते समय अमीर को ही वैसी सुखद अनुभूतियां होती हैं जैसी गरीब के मन में होती हैं। मन में गुदगुदी होती है, जिंदगी भली भली लगती है, इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा लगने लगता है, एक अवर्णित सुख का एहसास होता है। लेकिन प्रेम के बाह्य स्वरूप में असमानता होती है। एक मजदूर वर्ग की स्त्री का प्रेमी नई साइकिल लेकर आता है, उदाहरण दे रहा हूं, साइकिल की घंटी बजाता है और सबकी नजरें बचाकर उसको सामने डंडे पर बिठाकर घुमाने ले जाता है। अब मध्य वर्गीय जो प्रेमी है, युवा प्रेमी, वो साइकिल पर नहीं आता, वो बाइक पर अपनी प्रेमिका को बिठाकर हवा से बातें करता है, आजा मैं हवाओं में ले चलूं तुझको। और जाहिर है कि एक धनाढ्य वर्ग की प्रेमिका साइकिल या बाइक के बारे में सोचेगी भी नहीं। उसे तो प्रेम का अनुभव तभी होगा जब उसका प्रेमी उसे मर्सिडीज में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा। यही बातें महंगे उपहारों को, सस्ते उपहारों को लेकर हैं, होटलिंग को लेकर हैं। एक मजदूर की प्रेमिका प्रेमी के टिफिन से मिलने वाले ज्वार की रोटी के एक टुकड़े और हरी मिर्च धनिया की चटनी से जितना प्रसन्न होगी, उतना ही आनंद धनाढ्य वर्ग की प्रेमिका को अपने प्रेमी के साथ 5 स्टार होटल में कॉन्टिनेंटल डिश खाते हुए मिलेगा। फिर रसायनों की बात पर आता हूं। वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया है कि जिसे हम सुख या आनंद कहते हैं, वह शरीर में होने वाले रसायनों के स्त्राव पर ही निर्भर होता है। ये बिल्कुल, यानी कि जब एक प्रेमिका को चटनी रोटी खाते हुए जो आनंद मिल रहा है और दूसरी को इटालियन डिश खाते हुए जो आनंद मिल रहा है, वो रासायनिक और भौतिक स्तर पर सेम होगा, यानी उतने ही मात्रा में वो स्त्राव होगा रसायनों का। अब प्रेम के अलावा जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी ये होते हैं। बचपन में जब घर में पहली बार सीलिंग पंखा लगा था हमारे, तो जो सुख और आनंद हमको मिला था, वही आनंद आज अपने बच्चों को घर में एसी लगाने पर मिलता है। हमको साइकिल मिलने पर जो खुशी हुई थी, वही खुशी बच्चों को बाइक मिलने पर होती है। गरीब के घर में अगर एक छोटा सा टेबल फैन आ जाता है तो उसको खुशी मिल जाती है, और आदिवासी को फैन तो चाहिए नहीं, जंगल से आने वाली ठंडी हवा से ही उसको वो आनंद मिल जाता है। हालांकि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अब उससे उस आनंद को छीन रही है, जंगलों में फैक्ट्रियां लगा रही है और उसको दूषित हवा से भर रही है। खैर छोड़िए, प्रेम, अंतिम सवाल है कि प्रेम की अनुभूति क्या दिक और काल की परिस्थितियों से प्रभावित होती है, और साहित्य में यथार्थ ने प्रेम की अभिव्यक्ति को आज किस तरह प्रस्तुत किया है। पांडे सर, पहले तो हम अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है इस बात को ठीक से समझते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और अनुभूति यानी परसेप्शन। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करते हैं और अनुभूति के रूप में उन्हें अवचेतन में दर्ज करते हैं। मैंने गुलाब जामुन खाया, यह अनुभव है, और वह मीठा है, यह अनुभूति है। इसे हमने अवचेतन में दर्ज कर लिया। दिक और काल के अनुसार मनुष्य के अनुभवों में परिवर्तन अवश्यंभावी है, और तदनुसार अवचेतन में दर्ज होने वाली अनुभूतियों में भी अंतर होता है। हमारे उपादान वही होते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि अकबर बीरबल वाली की, उनके दरबार में एक व्यक्ति आया और कहा कि मेरी बकरी तो भासी घास खाती है, इसके सामने घास जितनी घास रख दो तो खा जाती है। बीरबल ने कहा मुझे 5 मिनट दीजिए, आपकी बकरी घास खाना भूल जाएगी। वो बकरी को अंदर कमरे में ले जाता है और उसको वो जो घास रहती है उससे उसी पिटाई करता है,
बाहर आता है और बोलता अब इसको घास दो, तो जैसी वो घास देखती है तो भागती है। उपादान वही रहते हैं, लेकिन उनमें जो उनकी अनुभूतियां हैं उसमें अंतर होता है। तो प्रेम में भी दिक और काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अंतर होते हैं, है ना। और जैविक ज्ञान की जो जीवन में भूमिका है वो हम जानते हैं। जब मनुष्य प्रेम की इस भूमिका से अनभिज्ञ था, तब वो केवल शारीरिक संबंधों को ही प्रेम समझता था। आज भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं, जबकि प्रेम केवल शारीरिक संबंध नहीं है। फिर धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़ते गए। दुनिया के सभी भूभागों में भौगोलिक स्थितियां बदलती गईं, जलवायु मौसम के अनुसार परिवर्तन होते गए, आदतें हमारी बदलती गईं। बड़ा लंबा चैप्टर है। अनुभवों से मनुष्य समृद्ध होता गया, कुछ अनुभव अच्छे थे, कुछ बुरे थे। तदनुसार प्रेम में भी, प्रेम के ही नहीं बल्कि प्रेम के अलावा और भी जो संप्रत्यय हमारे जीवन में है, सुख है और तमाम जो अवधारणाएं हैं, उनको भी उसने देश काल के अनुसार मनुष्य ने परिभाषित किया। और ये अनुभव अनुभूतियों को जब प्रभावित करते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, हमारे सामूहिक या काल्पनिक अनुभव भी आते हैं। मजनू ने लैला के लिए पत्थर खाकर मर जाना स्वीकार किया। यह कथा हमें मालूम है झूठी कथा है, लेकिन आज कितने लोग इस अनुभव को प्राप्त करने हेतु तैयार होंगे? कोई कहेगा कि मजनू ने अच्छा काम किया, कोई कहेगा कि मजनू ने मूर्खतापूर्ण काम किया। तो दिक और काल के साथ साथ अनुभूतियों को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे सर्द जगहों का प्रेम, उष्ण जगहों का प्रेम। हम रूस की जब कहानियां पढ़ते हैं, रूस के लेखक हैं तॉलस्ताय हैं, चेखव हैं, गोरकी हैं, उनकी कहानियों में बर्फानी तूफान का जिक्र पढ़ते हैं। अभी मैंने जानकी पुल ब्लॉग में अलेक्जेंडर पुश्किन की एक प्रेम कथा पढ़ी, बर्फानी तूफान। उसमें बताया गया कि कैसे नायक जो है व्लादिमीर, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बर्फीले तूफान में निकल पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद जैविक स्तर पर जो प्रेम की अनुभूति होती है, वह लगभग एक जैसी होती है, और वह हार्मोनों के स्त्राव की कम और अधिकता की वजह से होती है। अब दूसरा भाग है आपके प्रश्न का कि साहित्य में यथार्थ ने प्रेम की अभिव्यक्ति को किस तरह प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले तो यथार्थ को हम जानेंगे कि यथार्थवाद है क्या, और उसके जानने के लिए हमको चारवाक, अरस्तु, महर्षि कणाद से लेकर जॉर्ज लुकाच तक के यथार्थवाद के बारे में जानना होगा। संक्षेप में यथार्थवाद यह है कि संसार में जो कुछ भौतिक है वह यथार्थ है। पहले यह धारणा थी कि जो कुछ दिखाई देता है वो सत्य है, यथार्थ है, लेकिन अब वो धारणा वैसी नहीं है। दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अनेक ग्रहों का अस्तित्व है, हमने नहीं देखा है, लेकिन वे है। अमेरिका हमने नहीं देखा है, लेकिन वो है। अब यहां मैं ईश्वर को शामिल नहीं कर रहा हूं, वो विमर्श का एक अलग विषय है। तो यह यथार्थवाद उस भाववाद के विरुद्ध है जो कहता है कि संसार मिथ्या है, यह संसार सब माया है। उसके लिए हमें पदार्थ और चेतना के बारे में भी गंभीरता से जानना होगा। जैसे कि जो कुछ हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वे अनुभूतियां, वे हमारी इच्छाएं या भावनाएं, सब कुछ चेतना के अंतर्गत आता है। और इससे इतर अपने आसपास हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भौतिकीय पिंड है, ये कलम है, ये रजिस्टर है, ये मोबाइल है, ये सब कुछ भौतिकीय पिंड जिनमें रासायनिक या भौतिकीय परिवर्तन होते हैं, ये पदार्थ है। तो साहित्य में जो यथार्थ की अभिव्यक्ति है वो आज से तो नहीं हो रही है। प्रेमचंद की कहानियों में हम पढ़ें तो वहां भी यथार्थवाद है। उसी यथार्थवाद में वे अपने पात्रों के बीच प्रेम को प्रकट करते हैं, जिसमें होरी और धनिया का प्रेम है, कर्म भूमि में अमरकांत और सुगदा का प्रेम है। तो अब यहाँ जो प्रेम है वो काल्पनिक नहीं है, वो हवाई उड़ान वाला प्रेम नहीं है, वो केवल दैहिक प्रेम नहीं है, यद्यपि देह वहां उपस्थित है। कविताओं की बात करें तो वहां भी यथार्थ अपने सही रूप में आता है। इस यथार्थवादी प्रेम में नायक के सामने रोजी रोटी के प्रश्न है, वो चप्पलें घिसता है। उस नायक को, उस प्रेमी को अपनी बहनों की शादी करना है, बीमार पिता का इलाज करना है, और इस यथार्थ के साथ वो प्रेम करता है। तो मित्रों, अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं कि आज हम जिस समय में जी रहे हैं, वहां हमें काल्पनिक प्रेम अच्छा नहीं लगेगा। हमें राजा रानी की कहानी मनोरंजन के लिए अच्छी नहीं लगेगी, मनोरंजन के लिए जरूर अच्छी लगेगी, लेकिन उनका जो प्रेम है वो हमारा आदर्श प्रेम नहीं होगा। हमारा प्रेम तो यथार्थ से जूझने वाले नायक और नायिका का प्रेम होगा। इसलिए कि साहित्य में अब प्रेम का यही भविष्य है। इस प्रेम की अभिव्यक्ति भी यथार्थ के तहत होगी,
मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि भाषण से ज्यादा कभी कभी कविता कुछ कहने के काम आती है। पांडे सर के प्रश्न को उत्तर को अंतिम रूप देते हुए मैं अंत में कवि, जन कवि जीवन यदु की कविता पंक्तियां कहना चाहूंगा, जिससे आपको प्रेम और यथार्थ में क्या अंतर है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस कविता को हम जनगीत के रूप में भारतीय जननाट्य संघ में जुलूस में गाया करते थे, आंदोलनों में गाते थे कि जब तक रोटी के प्रश्नों पर रखा रहेगा भारी पत्थर, कोई मत ख्वाब सजाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी जो आना तुम। धानों की बालियों में टपका हुआ पसीना, बोलो तो इसकी बूंदे मोती है या नगीना। भूखे रधिया और विशेषर, दो चित्र हैं, भूखे रधिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती पर, मेहंदी नहीं लगाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी जो आना तुम। और ऐसे बहुत सारे उपादान हैं इसमें। तो मित्रों, संजय शांडिल्य जी की बात रह गई थी, तो मैं संजय भाई आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जब प्रेम को इतने विस्तार से जानेगा, तब वही व्यक्ति प्रेम की उत्कृष्ट कविताएं लिखेगा। फिर वह पाब्लो नेरुदा की तरह क्रांति और प्रेम की कविता लिखे, या पाश की तरह मनुष्य के उत्पीड़न और प्रेम की कविता लिखे, वो प्रेम की कविता लिखेगा। भगत सिंह की तरह प्रेम करेगा और फांसी पर लटक जाएगा। उसकी आवाज फिजा में गूंजेगी, हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, ख्यालों की बिजलियां। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह शरद जी, बहुत बढ़िया। और सत्य कहा आपने शरद जी कि प्रेम ने ही जीवन को और इस संसार को बचाए रखा है। मस्तिष्क के अवचेतन का भी आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। मीता अग्रवाल जी कह रही हैं कि सायस अवचेतन का परिष्कार कर हम हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। सभी प्रश्नों को समेटते हुए प्रेम में रसायन की भूमिका, मस्तिष्क की संदेश प्रणाली से होते हुए विवाह और विवाह व्यवस्था, इन सभी का बहुत ही विस्तृत और सचित्र व्याख्यान दिया आपने शरद जी। बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा ये। आशा है कि सभी साथियों के प्रश्नों का समाधान भी हो गया होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो क्या इस व्याख्यान को अब पूर्ण विराम दिया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, अब विदा ली जाए। और मैंने कहा कि सवाल तो जीवन से जुड़े हैं, सवाल अगर जिस दिन सवाल आने बंद हो जाएंगे उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सवाल करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आप सब लोगों के लिए अध्ययन करता रहूंगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक छात्र हूँ। विद्यार्थी की तरह मैं अपने अंतिम सांस तक विद्या अध्ययन करता रहूंगा, ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका। और इस लाइव से जुड़े हुए सभी साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।